आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में पत्र वाचन कर चुके हैं। बड़े स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस संस्था में पढ़ा, यहीं पर अध्ययन किया और अपने जीवन का विकास किया, उसी संस्था में आप लोगों से रूबरू होने का अवसर मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से पधारे हमारे मित्र राजेश जी, भाई साहब सीपी महेंद्रा जी, राजकेश जी, संजय जी और सभी वरिष्ठ साथी और कनिष्ठ साथी और विद्यार्थियों का बहुत बहुत सम्मान। अभी सारा सस्टेनेबिलिटी को लेकर के जो अपन बातचीत कर रहे हैं, उसी में उच्च शिक्षा को लेकर के क्या अपन को आगे रुझान मिल रहे हैं और क्या अपन को करना है, उस पर मुझे कुछ बात करने के लिए कहा गया है। शिक्षा, आप सभी जानते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारतीय वांग्मय में सत्यचित आनंद और सत्यम शिवम सुंदरम, अगर तीनों की संकल्पना कहीं से पूर्ण हो जाती है तो इसका मतलब शिक्षा के द्वार और शिक्षा का ग्रहण दोनों हमारे तक पहुंच जाता है। यदि हम सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को सार्थक नहीं कर पाते और सच्चित आनंद की और उस आनंद की अनुभूति को नहीं कर पाते हैं तो हम कितना भी पढ़ लें लेकिन शिक्षित नहीं कहलाते हैं। शिक्षित कहलाने के लिए मन में जो विनम्रता है वो आ जानी चाहिए, अन्यथा शिक्षा का अभिमान कभी कभी विकसित और विकासशील देशों की तरह बहुत सारी संस्कृतियों को नष्ट कर देता है। क्यों, आपने देखा होगा और बहुत सारी चीज़ें भारतीय शिक्षा के साथ जो जुड़ी हुई है, कृतज्ञता का भाव, उसी भाव को लेकर के दो युवा एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक लगातार अपनी शिक्षा का उन्नयन और परिष्करण लगातार करते रहते हैं, दूसरा भी यही काम करता है लेकिन एक में कृतज्ञता का भाव अपने संस्थान के प्रति, अपने देश के प्रति और अपने ऋणों के प्रति रहता है, जिसकी वजह से वह पूरे देश में अपनी सेवाएं प्रदत्त करता है। और एक दूसरा जो उदाहरण आपका इंजीनियर ओसामा बिन लादेन को लेकर के है, उन्होंने अपनी शिक्षा का दुरुपयोग किया क्योंकि कहीं न कहीं उनको शिक्षा वह लगती थी जो खरीदी जा सकी। मैंने शिक्षा खरीदी केमिकल इंजीनियरिंग में रूप में और उसका दोहन किया और उसका पूरी संस्कृति के खिलाफ कार्य करने का प्रयास किया। तो भारतीय वांग्मय में कृतज्ञता का भाव हमें सिखाता है कि शिक्षा को लेकर के हमें क्या और बेहतर किया जाना चाहिए। इस समय भारतीय उच्च शिक्षा की ओर जो रणनीति और स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ये डॉक्यूमेंट अपने आप में इतना पूर्ण है और इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है कि अगर इसमें से सारी की चीज़ों को समय के साथ साथ लागू कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से हमें वे सभी प्राप्तियां होंगी जिन्हें शिक्षा के मूल उद्देश्य के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ जोड़ा गया था। आपको याद होगा कभी कभी शिक्षा को लेकर के, अभी सर ने मेरे बीच में बात हुई थी कि हो सकता है कुछ इंग्लिश को लेकर के समस्याएं हो, और भारत में भाषा को लेकर के बड़ी समस्याएं आई और जिसमें एड्रेस किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा को लेकर के। और आपको ये विदित होगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस समय बड़ा विस्तृत कार्य भाषा को लेकर के हो रहा है और भारतीय भाषा समिति जो चम्मू कृष्ण शास्त्री जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वो आज ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कोई भी किताब किसी भी भाषा में लिखी जाती है, कोई भी ज्ञान का ग्रंथ किसी भी भाषा में लिखा जाता है, तो उसे बहुत शीघ्रता के साथ भारत की 22 भाषाओं में अनुवाद करके सबको उपलब्ध कराया जा सकता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि अवसर की समानता लोगों को नहीं मिली थी। मध्य प्रदेश का उदाहरण आप देख सकते हैं, जहां पर शुरुआत कर दी गई, वहां हिंदी में आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई होना शुरू हो गया है वहाँ पर। तो ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि जो ग्रामीण परिवेश से कोई आ रहा है तो उसकी उच्च शिक्षा में कोई सुनवाई नहीं है, या उच्च शिक्षा में वो अपने आप को स्थापित करने में बड़ा संघर्ष का सामना उसे करना पड़ता है। ऐसी स्थितियां अब
नहीं रही है। अब बहुत सारी स्थितियां भाषा को लेकर के और भाषाई परिप्रेक्ष्य को लेकर के बदल रही है, और इन सब में जहां शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, उसी के साथ साथ आज ये सारी चीज़ें संभव हो रही है एआई का बेहतरीन इस्तेमाल करने के रूप में। उच्च शिक्षा का बेहतरीन उपयोग और बेहतरीन इस्तेमाल जब टेक्नोलॉजी के साथ साथ किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुवादिनी सॉफ्टवेयर और बाकी सॉफ्टवेयर सीडेक के जो हैं वो इस तरीके से विकसित किए जा रहे हैं जिसकी वजह से उच्च शिक्षा किसी के लिए बाधा नहीं बने। उच्च शिक्षा को लेकर के कुछ और चीज़ों को लेकर के इन सारी चीज़ों के साथ साथ जब जुड़ाव हुआ तो एक शंका लोगों के सामने आई कि हम GER जो ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो है उसे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसको लेकर के बड़ी समस्या सबके सामने आ रही थी। वो कुछ समय तक 24% ही था। AISHE इसका सर्वे लगातार करते हैं, अपन सारे महाविद्यालय वाले AISHE का डेटा यहाँ से भरते हैं, और उसमें जब ये 2023 का डेटा आता है और उसमें 4 से 5% की ग्रोथ का उसमें ट्रेंड दिखता है, तो लगता है कि हम शिक्षा को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हर लोग तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। आप जानते हो कि कुछ अर्थशास्त्र के विद्यार्थी भी होंगे जो ये बेहतर तरीके से जानते हैं कि पूरा का पूरा इस समय खेल मार्केट फोर्सेस का है, और इस समय बायर्स मार्केट है, सेलर्स मार्केट नहीं है। और यदि से मैं शिक्षा के क्षेत्र में बात करूं तो आज की स्थिति में सीधा विद्यार्थियों के लिए शिक्षा, विद्यार्थी तक शिक्षा की पहुंच वाली स्थितियां हैं। अगर विद्यार्थी आज की तारीख में हमारे विश्वविद्यालय महाविद्यालय की तरफ टर्न डाउन नहीं हो रहा है, तो हम उस तक पहुंचने का प्रयास करें, जिसके लिए आप लोगों ने देखा होगा लगभग 2800 से अधिक कोर्स आज की तारीख में स्वयं पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को उपलब्ध हैं, NPTEL के माध्यम से उपलब्ध हैं, ये MOOC के माध्यम से उपलब्ध हैं। जितने भी कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज, इवन बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आज की तारीख में ये करने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे को स्किल डेवलपमेंट के लिए ड्यूअल डिग्री का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो ड्यूअल डिग्री का कॉन्सेप्ट इसी के लिए बनाया गया था कि बच्चा अगर BA कर रहा है, MA कर रहा है, ऐसे में उसके साथ साथ कोई स्किल डेवलपमेंट का काम करता है या कोई और कोर्स करता है, तो उसे ऑनलाइन वो कोर्सेज उपलब्ध हो, या वो उस टाइम के अलावा कोई डिप्लोमा या डिग्री साथ साथ कर सके। ये नवाचार जितने चल रहे हैं, ये नवाचार उच्च शिक्षा को उस बेहतर स्थिति में लाने की कोशिश है जिसमें GER लगातार बढ़ सके, हमारा लगातार बच्चे तक शिक्षा पहुंच सके। इसीलिए ड्रॉप आउट स्टूडेंटों की बहुत चिंता की गई, और ड्रॉप आउट स्टूडेंटों की चिंता करते हुए लगभग इस समय पहले तो 2 ही बड़े जाने जाते थे, जैसे इग्नू जाना जाता था डिस्टेंस लर्निंग के लिए, और अपने राजस्थान में जो कोटा खुला विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर, ये जाने जाते थे। आज कई विश्वविद्यालयों को ये टास्क दिया गया है कि आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज शुरू करिए, और ओपन डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज के साथ साथ बच्चे के पास पहुंचने का प्रयास कीजिए, यानी कि शिक्षा वहां तक पहुंचे जिस तरह से सूरज हर घर में प्रकाश की तरह पहुंचता है, उसी तरह शिक्षा का प्रकाश भी हर विद्यार्थी के मन तक पहुंचना चाहिए। अगर वह इच्छा प्रकट कर रहा है कि मैं शिक्षा लेना चाहता हूं लेकिन मैं वहां नहीं आ सकता जहां आप मुझे बुलाना चाहते हैं, तो हम उसे कहेंगे आज की तारीख में कि हम तुम्हें वहां आकर के पढ़ाएंगे। तो उच्चतर शिक्षा के साथ साथ हमें वे सभी संभावनाएं भी साथ साथ तलाश करनी पड़ेगी। कोचिंग में तो लोग बाग इस तरीके के प्रयास ऑनलाइन में कोविड के बाद, देखिए आपदा में अवसर कोविड ने जो हमें दिया वो आपदा थी, लेकिन अवसर दिया उस समय कि हम शिक्षा को किस तरीके से घर पर ही ग्रहण कर सकते हैं, और उस शिक्षा के साथ साथ हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। ये साहित्यकार कभी कभी कुछ चीज़ें लिखते हैं कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक तबीयत तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं कोई विद्यार्थी अगर पढ़ना चाहता है, कोई न कोई विद्यार्थी पढ़ना चाहता है,
तो उस तक शिक्षा पहुंचाने का दायित्व पूरी सरकार का, उच्च शिक्षा विभाग का और आप और हम शिक्षक का भी है, उतना ही प्रयास है। और ये कोरोना में हम सब ने प्रयास किया, ऑनलाइन वीडियो बना करके सब बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया। उसमें जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन की इनकी सुविधा नहीं थी, जहां 2G नेटवर्क की समस्याएं थी, वहां पर सामुदायिक रूप से कई चीजें उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया, वो वहां तक पहुंचने का प्रयास हुआ। इसी आधार पर आप शिक्षा को जब एक साथ, बच्चे की रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है, पाठ्यक्रमों में परिवर्तन के लिए NEP ने अपना ये पूरा गाइडलाइन जारी किया है कि हमें पाठ्यक्रम वही बनाना है जो बच्चे की रिक्वायरमेंट किस तरीके से पूरा करे, मार्केट क्या चाहता है। इसलिए यदि BOS की मीटिंग होती है तो उसमें किसी इंडस्ट्री का आदमी आना चाहिए। अगर हमने किसी को बीकॉम करा दिया यहाँ से, अब बीकॉम में आप अपने पेपर ही उसको पढ़ा दिए, अब वो बैंक में जाकर के सर्विस करता है और बीकॉम उसके लिए उपयोगी नहीं है, तो उसके लिए क्या किया जाए? बेहतर ये किया जाए, इस शिक्षा पद्धति में इस तरीके का परिवर्तन भी किया गया है कि बैंकिंग सेक्टर से आदमी सिलेबस फ्रेमिंग के टाइम बुलाए जाएं, उन्हें लगाया जाए कि भाई बीकॉम के साथ साथ इसे टेली भी सिखानी है और इनको इंटरेस्ट कैलकुलेशन का दिखाना है या इसके साथ साथ और चीज़ें भी सिखानी है, वो सब चीज़ सिखाई जानी चाहिए। और इसी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में समर ट्रेनिंग और 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। आश्चर्य होगा, कई बार हम सोचते थे कि हिंदी में भी कोई ट्रेनिंग कराई जा सकती है, लेकिन हिंदी में भी हम लोग समर ट्रेनिंग करा रहे हैं। हिंदी में हम समर ट्रेनिंग इतने बेहतर तरीके से करवा रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा, उसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। आपको लगता है आप मोबाइल चलाते हैं, मैसेज टाइप कर रहे हैं, कितना आसानी से आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में टाइप हो रहा है और आप बोल रहे हैं वो भी हिंदी पे टाइप हो रहा है। आप इसके पीछे जो टीम लगी हुई है हिंदी की, उसके बारे में सोचिए कि वो आपकी एक एक एक्सपेक्टेशन के अनुसार स्पीच को लेकर के भी और आपके इंग्लिश के वर्ड को लेकर के तुरंत ट्रांसलेशन करके करने का काम किया जा रहा है। तो उसमें कई बार तो ऐसी स्थिति होती है, खुद अपन अशुद्ध लिख जाते हैं, फिर सोचते हैं गलत लिखा हुआ है, तो खुद पर विश्वास नहीं होता, गूगल ट्रांसलेट पे विश्वास हो जाता है और हम जाकर के वहाँ शब्द को लिखते हैं कि वो क्या सही होना चाहिए, क्या में छोटी मात्रा लगनी चाहिए कुल में या बड़ी मात्रा लगनी चाहिए, वहाँ से रेफरेंस लेते हैं। तो उसके पीछे जब ये मशीन लर्निंग के टाइम पर ये आवश्यकता पड़ी तो वहाँ पर उन सभी शब्द संयोजन के लिए हिंदी के विद्यार्थियों की जरूरत पड़ी, हिंदी में रोजगार के सृजन की जरूरत पड़ी। इसीलिए हिंदी में प्रयोजन मूलक हिंदी का जो कॉन्सेप्ट बना वो इसीलिए बना कि आप हिंदी का विकास इस तरीके से कीजिए कि वो जिस भी प्रयोजन के लिए ज़रूरत है, अगर फिल्म के लिए डायलॉग लिखने ले तो उस प्रयोजन के लिए अलग हिंदी बना दीजिए, आपको टीवी के लिए लिखना है तो टीवी के लिए अलग हिंदी का डिज़ाइन कर दीजिए, आपको मोबाइल में हिंदी का ट्रांसलेशन के लिए करना है उसके लिए अलग लिख दीजिए, और जितनी भी MNC कंपनी को अपने प्रोडक्ट बेचने के लिए हिंदी के जिंगल्स की ज़रूरत है तो उसके लिए अलग से तैयार कर दीजिए। तो यही रोजगार की जो संभावनाएं हैं वो आज की उच्च शिक्षा के साथ साथ जोड़ करके, उद्यमता विकास को लेकर के जोड़ करके ये सब चीज़ें जोड़ी गई हैं। इसीलिए आजकल हर जगह पर इनोवेशन के लिए सेंटर्स खोले गए, इनक्यूबेटर्स खोले गए हैं, स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट वहाँ आया है। आपको मैं बताना चाहूँगा, स्टार्टअप का जब बच्चों को सिखाया जाता है कि आप कुछ ऐसा कीजिए जो बेहतर तरीके से आगे काम आ सके। IIT जोधपुर के कुछ विद्यार्थियों ने लिटरेचर पढ़ते समय और कुछ किताबों को ये करने, उनको ऐसा लगा कि लोग बाग कुछ कमीशन की तैयारी करते हैं लेकिन समानांतर रूप से कहीं जॉब भी कर रहे हैं या फिर उनका कहीं डेली अप डाउन में ट्रेवलिंग में बहुत सारा टाइम खर्च हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने ये लगा कि इनको ऑडियो में कुछ किताबें उपलब्ध कराई जाए। और आपने बहुत सुना होगा एक कुकू FM आता है जिस पे ऑडियो बुक आती है, और वो IIT जोधपुर का स्टार्टअप है। यहाँ के विद्यार्थियों ने एक इस तरह का FM डिज़ाइन किया जिसके अंदर आपको जिस तरह की किताब चाहिए, आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ने का समय नहीं है, और ना भगवान ना करे कोई विशेष परिस्थितियाँ हो जाए, दिव्यांगजन जो IAS में भी सेलेक्ट हो जाते हैं कई बार, वो उनके माता पिताओं ने पूरी किताबें पढ़ कर के सुनाते हैं। उन चीज़ों के या उनके दर्द को समझते हुए कुकू FM ने काम किया। तो ये स्टार्टअप का काम हुआ। ये बहुत सारे क्षेत्रों में शुरू से जन्म से लेकर के मृत्यु तक लोग बाग स्टार्टअप के साथ साथ काम कर रहे हैं।
तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ये मार्केट से आ रहा है। डिमांड जनरेट हो रही है, हम सप्लाई करने के प्रयास कर रहे हैं, और उस सप्लाई के साथ साथ ही हमारा शोध लगातार जुड़ता जा रहा है। और ये शोध का जुड़ने का जो आधार है वो हमेशा, क्योंकि जब जब डिमांड अलग अलग तरीके की क्रिएट होगी, जब जब उसी तरीके के कामों की आवश्यकता पड़ेगी, हर विषय में पड़ेगी, हर विषय में नवाचार करना पड़ेगा, हर विषय को कहीं पर भी हम रिजिड होकर के रोक नहीं सकते, क्योंकि फिटेस्ट सर्वाइव वाली बात सर ने अभी कही, तो वो सब विषयों पर भी लागू है, विद्यार्थियों पर भी लागू है। कभी वो भी ओबामा कहा करते थे वहाँ पर कि तुम लोग, अमेरिका में कहते थे कि तुम लोग सतर्क हो जाओ, नहीं तुम्हारी सारी नौकरियाँ भारत के लोग लेकर के चले जाएंगे। तो ये चुनौतियाँ थी उस समय, और ये चुनौती हमारे संस्थानों ने पूरी करी। हमारे संस्थान जितने थे, आज की तारीख में यदि आप पिचई की बात करते हैं, नडल की बात करते हैं, ये कहाँ से गए? हमारे ही आईआईटी बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ करके गए। तो हमारे आईआईटी, आईआईएम, जिन्हें मंदिर कभी कहा जाता था, वो वास्तव में वहाँ पर इस तरीके के शिष्यों को उन्होंने तैयार किया जो विश्व में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये विश्व में जो प्रतिनिधित्व हो रहा है, ये भारतीय ज्ञान परंपरा को लेकर के भी हो रहा है, और उस ज्ञान को तकनीकी के साथ जोड़ने का भी प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे आंकड़े मैं इसके साथ साथ लाया था, लेकिन अभी जैसा मुझे बताया गया है कि 10 से 15 मिनट का टॉक अपनी बात करनी है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ों की जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो हमें भी साथ साथ इनपुट करना है, कि अपन को लगातार उच्च शिक्षा के लिए, आज की तारीख में लगभग 53 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, और 23 से भी ज़्यादा आईआईटी है, 31 के करीब एनआईटी है, और 411 के आसपास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लगभग 1000 के आसपास हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थान है जिनमें इस तरीके के प्रयोग हो रहे हैं। आप अपने आप को, हम सब अपने आप को डिज़ाइन कर रहे हैं। आज की तारीख में डिमांड इस तरीके से क्रिएट हो रही है कि एनईपी में एक जगह आपने देखा होगा कि इंजीनियरिंग का विद्यार्थी म्यूजिक पढ़ सकता है, और म्यूजिक का विद्यार्थी कोई फिजिक्स का पेपर ले सकता है। तो हर कॉलेज में फैकल्टी उपलब्ध कराना संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा कि आप, हो सकता है आईआईटी मुंबई में आपको कोई म्यूजिक का पेपर पढ़ाना है, और दौसा कॉलेज से वो रजिस्टर्ड कर ले और ऑनलाइन उसको पढ़ाए। आमदनी की आमदनी होगी, प्लस अपन उसको डिजाइन करते हुए उन सभी संस्थानों को जो एकीकरण करते हुए समावेशी शिक्षा, होलिस्टिक अप्रोच के साथ जिस शिक्षा की बात करते हैं, वो सारी की सारी शिक्षा का एकीकृत व्यवस्था के साथ साथ इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन होने वाला है। और ऐसी स्थिति में गूगल के सामने और बाकी चीज़ों के सामने एक शिक्षक अपने आप को बनाए रखेगा तब जब वह रिडिज़ाइन अपने आप को करता रहेगा। यदि वह रिडिज़ाइन नहीं करेगा अपने आप को, तो धीरे धीरे अपने आप को वो सिस्टम से बाहर कर लेगा। कुछ चीज़ें को लेकर के हमारी सरकार से भी लगभग अपेक्षा की जाती है कि हमारा जो जीडीपी का जितना खर्चा शिक्षा पर होना चाहिए, लगभग 5.5% ही जीडीपी का खर्चा उस शिक्षा पर होता है, जबकि चाइना में लगभग 2.4% से अधिक खर्चा जीडीपी का वहाँ की शिक्षा पर होता है। और शिक्षा के साथ साथ इन विकसित देशों में R&D पर भी अच्छा खर्चा होता है। इसमें हम अभी लोग में पीछे हैं, और जब हमारा R&D का बजट भी इस समय बढ़ाने का चल रहा है, और R&D का बजट यदि बढ़ता है तो निश्चित रूप से शोध के लिए हमें और अधिक बजट आवंटित किया जाता है, तो हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में वे सभी प्रतिमान स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकेंगे। आप ये मान के चलिए, हिंदी की मेधा की आवश्यकता सभी जगह है। स्कूल एजुकेशन में जहाँ साइंस और मैथमेटिक्स के टीचर्स की डिमांड पूरी गल्फ कंट्रीज में है, इंडियन टीचर्स की डिमांड यूके में और बाकी देशों में डिमांड है, उसी तरह से यहाँ के उच्च शिक्षित शिक्षक की भी डिमांड पूरे विश्व में इसी तरीके से चल रही है। इसको गौरव गाथा के साथ भी जोड़ने का जो प्रयास भारतीय ज्ञान परंपरा के द्वारा किया जा रहा है, उसको भी अगर अपन मद्देनजर रखते हुए देखते हैं, तो अभी इस समय आईआईटी मद्रास में, जो वैसे 1960 में ही उस समय चालू करने का था, 1960 में उन्होंने योगा और दर्शन पे कार्यक्रम शुरू किया था,
हम ऐसा नहीं है कि आईआईटी में इन चीज़ों को लिंक नहीं कर सकते हैं। साइंस के जो विद्यार्थी हैं और साइंस के जो शिक्षक हैं वो बेहतर तरीके से ये जानते होंगे कि जब आप बहुत उच्च स्तर तक अध्ययन कर लेते हैं तब आपको लगता है कि सभी विषय इसी में समाहित है। जब आप अध्यात्म या फिलॉसफी में बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत या ईश्वर का सिद्धांत, तो फिजिक्स में आपको रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद आ जाती है कि ये दोनों कहीं ना कहीं एक जगह है। तो ये जब सारी की सारी थ्योरियाँ उच्च शिक्षा में एक से दूसरे को जोड़ती हैं, तो ऐसे में हमें इस शिक्षा के पूरे जो अम्ब्रेला है उसको इंटीग्रेटेड फॉर्मेशन में जो सरकार करना चाहती है, हमें नए जो टास्क दिए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम जो परिवर्तन हम विद्यार्थियों में और हम में भी कर सकते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से उच्च शिक्षा भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ भी और तकनीक के साथ भी दोनों, क्योंकि कभी भी कितना भी आदमी ऊंचा उड़े लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूलना चाहिए, और यही प्रयास इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपनी जड़ों के साथ साथ जो रामलिंगम योजना थी, जो जड़ों से जोड़ने के लिए थी, कुछ लोग यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो जाता था, पीएचडी करने के लिए बाहर जाते थे, पोस्ट डॉक करने के लिए विदेश जाते थे और उसके बाद वो वहीं रह जाते थे। उन्हें यूजीसी ने सीधा एफआरपी के रूप में यहाँ बुलाया और उन्हें सीधा एसोसिएट के रूप में रिक्रूट किया। उनका जो 11 और 12 वाला था वो एक साथ उनको दिया, पहले उनको दिया, ताकि कहीं पर भी ब्रेन ड्रेन होने से बचाया जा सकता है। हमारी मेधा का मूल इस्तेमाल भारत में हो और उसके अलावा उसका जो समानांतर या बाई प्रोडक्ट के रूप में विदेशों में जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और वो जाना भी चाहिए, क्योंकि कहीं पर भी आज की तारीख में कूप मंडूक होकर के एक जगह होकर के नहीं चल सकता है। ज्ञान गुरु का ऋण तभी चुकेगा जब हम उसका उतना विस्तार दे पाएंगे। विस्तार आज की दुनिया में भूमंडलीकरण के बाद में विस्तार की संकल्पना बदल गई है। विस्तार का तात्पर्य खाली घर नहीं है, विस्तार का तात्पर्य खाली समाज नहीं है, विस्तार का तात्पर्य पूरा विश्व है। आज आपके ज्ञान को पूरा विश्व सुने, आपके ज्ञान पर टिप्पणियाँ पूरे विश्व से आएँ, और वो साथ के साथ आपको आजकल फेसबुक पे, लिंक्डइन पे मिल जाती है कि आपने कुछ नया आविष्कार किया, आपका कहीं स्कूपस में नया पेपर छपता है या फिर आपका कहीं पर इस तरीके का लेक्चर होता है, तो निश्चित रूप से विदेश से भी आपके पास प्रतिक्रियाएं प्राप्त हो सकती है। शोध के लिए इस समय DSTI और ICSSR आदि ने बहुत बड़े स्तर पर काम करना शुरू किया है। किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट यदि कोई मांगते हैं, किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट पर तैयार करके भेजा जाता है तो करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट सरकार इस समय दे रही है। तो ऐसे में अगर शोध को रिसर्च के साथ साथ जोड़ा जाए तो उसमें बच्चों में एम्प्लॉयबिलिटी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ अपने नए नए क्षेत्रों में और नए रास्ते खुलेंगे। तो बहुत सारी संभावनाएं उच्च शिक्षा में आज मौजूद है, और उच्च शिक्षा के आधार पर ही, क्योंकि पहले एक समय था कि हमारे पिताजी और सब बताते थे 10वीं पढ़ने के बाद में बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती थी। आजकल वो संभावना ही नहीं है। आजकल आपको MSc PhD ये सब करने के बाद भी बहुत सारी आपको समानांतर डिग्रियां करनी ही चाहिए। समानांतर डिग्रियों में बहुत सारे विद्यार्थी एक्सप्लोर कर कर के पता कर लेते हैं BA के साथ साथ उन्हें क्या क्या करना है, MA के साथ साथ उन्हें क्या क्या करना है। तो उसके लिए हम उन्हें लगातार मोटिवेट करते रहें। विश्वविद्यालय लगातार नए नए पाठ्यक्रमों को डिज़ाइन कर रहे हैं। उसमें क्षेत्रीय महाविद्यालयों से हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि क्षेत्रीय स्तर पर किस विषय में किस तरीके की परिवर्तन की गुंजाइश है और वो क्या चाहते हैं, क्योंकि हमेशा कुछ भी तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हो सकता है कुछ टारगेट पीपल को लेकर के ऐसा लगे कि ये इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए था, तो हो सकता है उस तरह के भी जब ड्राफ्ट मेकिंग होती है उस समय हमें सबको अपना अपना इनपुट देना चाहिए, ताकि ड्राफ्ट मेकिंग की समय वो बदलाव उसके अंदर किया जा सकता है। रीजनल स्तर पर किया जा सकता है, कोई टेरिटोरियल एरिया के हिसाब से अगर कुछ किया जाना है तो वह किया जा सकता है। तो आज इतना ही मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि उच्च शिक्षा को और बेहतर बनाए रखने के लिए हमें मानवीय संवेदना के साथ साथ अपने आप को इतना विकसित करना है कि हम हर जगह तकनीक के रूप में भी देश विदेश में अपने आप को स्थापित कर सकें और मानवीय संवेदना के रूप में अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को स्थापित कर सकें। क्योंकि सस्टेन कब होता है कोई भी चीज़, जब पंच महाभूत
अभी पर्यावरण में चिंता कर रहे हैं। पर्यावरण की चिंता का कारण क्या है? क्योंकि वो पंच महाभूत इम्बैलेंस हो गए, इसीलिए तो पर्यावरण की चिंता हुई। पंच महाभूत बैलेंस होते तो चिंता नहीं करनी पड़ती है। और हम भी, हमारे रूप बताया जाता है कि हमें 3 गुण होते हैं, सत्व रज और तम, और पंच महाभूत से बन करके 25 प्रकृति से हमारा शरीर बनता है। और यदि इसी में परिवर्तन हो जाता है तो हम तामसिक भी हो सकते हैं, हम दूसरे गुणों के भी हो सकते हैं। तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपना जो बेस्ट है वो लोगों को नहीं दे सकते हैं। तो अपने वो देने के लिए ये सिर्फ संतुलन की आवश्यकता है मानसिक रूप से, तभी हमें सत्व रज और तम का आधार और सत्यम शिवम सुंदरम और सतचित आनंद के साथ साथ ये सब चीज़ें प्राप्त होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने ही संस्था में मुझे याद किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर शीतल प्रसाद महिंद्रा जी को, और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की उपादेयता पर आपने बहुत ही सारगर्भित व्याख्यान हम लोगों को दिया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या चाह रही है, क्या कंट्रीब्यूशन होगा उसका, और क्या समाज में बदलाव आएंगे, इसके बारे में आपने हम लोगों को बहुत ही सारगर्भित तरीके से बताया। और हिंदी का किस तरीके से उसमें उपयोग हो सकता है, हिंदी से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे। हाँ, कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप मधु मैडम? प्लीज़ प्लीज़ आप। जैसा सर आपने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को प्रमोट किया जा रहा है, अच्छी बात है, हमारी मातृभाषा है, आगे ले जाया भी जाना चाहिए। लेकिन ये प्रयोग कहाँ तक सफल है? जैसे तकनीकी शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा की अगर बात की जाए तो ज़्यादातर पढ़ाई, या फिर जैसा कि हम कहते हैं कि ज़्यादातर अच्छी किताबें अंग्रेज़ी भाषा में ही उपलब्ध होती हैं। और फिर ये ऐसे व्यवसाय हैं सर जिनके लिए अगर मतलब आपको ज़्यादा लोगों से जुड़ना पड़ता है, यूनिवर्सलाइजेशन होता है, तो ऐसे में हिंदी की उपादेयता इन विषयों के साथ कितनी अधिक है, या फिर ये प्रयोग कितना अधिक सफल हो पाएगा? हमने हमारे पंखों को सीमित कर रखा है, समस्या यही है। अगर आज की तारीख में रूस और चाइना और कजाकिस्तान में जितने विद्यार्थी यहाँ से मेडिकल की पढ़ाई करने जा रहे हैं, उनका पहला सेमेस्टर वहीं की जो लोकल लैंग्वेज सीखने के लिए होता है, और वो लोकल लैंग्वेज में जाकर के पढ़ते हैं, तब उनको पूरा MBBS चाइनीज़ में करना पड़ता है या रूसियन में करना पड़ता है। हिंदुस्तान में अगर आज की तारीख में जितने भी हिंदी शिक्षक हैं पूरे भारतवर्ष के, वो निश्चित रूप से यदि आह्वान में जुट जाएं और सब लोग किताबों का, पारिभाषिक शब्दावलियों का और उनका ट्रांसलेशन का कार्य प्रोजेक्टों के माध्यम से या स्वतः संज्ञान लेकर के कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे बदलाव बहुत जल्दी आ सकते हैं। समस्या कहाँ आती है कि देखिए, आपको एक सीधा सा उदाहरण मैं देता हूँ। अभी नेट की परीक्षाएं 2005-06 तक सब्जेक्टिव होती थी, और सब्जेक्टिव के आधार पर बच्चे को बहुत अच्छा लिखना भी आ जाता था, ऑब्जेक्टिव भी होती थी। आज की तारीख में सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता है, इसकी वजह से उसकी लेखन कला कम होती जा रही है। उसका कारण क्या रहा? हम शिक्षक साथी क्यों रहे? क्योंकि उन्होंने नेट के सब्जेक्टिव पेपर को जांचना ही बंद कर दिया। बहुत समय लगा देते थे, रिजल्ट आता था 1.5-2 साल में। तो वहाँ पर कहीं न कहीं ऐसी समस्या रही कि उस सिस्टम को उन्होंने ऑप्ट किया कि कॉपियाँ चेक नहीं होती है तो इनको ऑब्जेक्टिव ही कराओ, और उसका नुकसान यह आ रहा है कि लोगों को क्रिएटिविटी, सृजनात्मक लेखन की क्षमता हर विषय में होती है। इसीलिए साइंस कम्युनिकेटर एक नया विषय जो चल रहा है इस समय, साइंस कम्युनिकेशन, विज्ञान की नई नई अवधारणा को हिंदी में कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, तो ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी है। तो इस समय रिसोर्सेज की तकनीकी रूप से कमी नहीं है, लेकिन उनका लगातार ट्रांसलेशन का जो काम हो रहा है, वहाँ हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी रहती है कि हम सब चीज़ों को बदलाव कर सके। देखिए, मशीन 22 भाषाओं में उन किताबों का परिवर्तन कर रही है, लेकिन समस्या क्या आ रही है? एक भावानुवाद, आप जानते हैं हिंदी वाले सब लोग, एक तो भावानुवाद होता है, एक मशीन अनुवाद हो गया। शब्दानुवाद वो मशीन कर देती है, लेकिन कभी कभी वो भावानुवाद नहीं करती है और मुश्किल पैदा हो जाती है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। और ख़ास तौर से आप जो बैंकों में कई कोटेशन लिखे रहते हैं, उनका तो अगर आप बिल्कुल शाब्दिक अनुवाद कर दो तो मुश्किल हो जाए।
अर्थ का अनर्थ हो जाता है, तो वहाँ पर फिर राजभाषा अधिकारियों की या हिंदी संकाय की ज़रूरत पड़ती है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये इस तरीके का बीड़ा उठा लें, देखिए कुछ कुछ मामलों में प्रयास करती है, पर दबाव हमेशा जो टारगेट पीपल है उसी को बनाना पड़ता है। कहीं ना कहीं एक टारगेट पीपल ने दबाव बनाया, तभी तो हिंदुस्तान में व्हाट्सएप का वर्जन क्रिएट किया अभी, अथाई जो नया है नया, तो कहीं ना कहीं डिमांड जनरेट हुई ना। तो अगर हिंदुस्तान में भी यही हो, और दूसरा इसका अपन कई बार ये सोचते लेकिन कि हम एक ही भाषा के जानकार हों। शंकर दयाल जी उस समय, कितने साल पहले की बात, हमारे राष्ट्रपति रहे, उन्हें कितनी भाषाओं का ज्ञान था। आप ये सोचिए, उनकी भाषाओं के ज्ञान और उनके जो शिष्यत्व के आधार पर जब वो दुबई जाते हैं तो वहाँ के वो जो महाराजा उनको लेने की खुद गाड़ी चला करके आते हैं, उनके जे दिल्ली मुंबई में उनको पढ़ाया हुआ था उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में फिटेस्ट सर्वाइव वाला सिद्धांत मत भूलिए। आज की तारीख में यदि किसी को बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ चलानी है तो दो से अधिक भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। आजकल लड़ाई हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, अभी कुछ समय कुछ ने कहा कि 12 घंटे काम करो, किसी ने एक मार्केट, उन्होंने बड़े एंटरप्रेन्योर ने कहा 18 घंटे काम करो। ये अलग अलग बात है, हम सरकारी सेवा में हैं तो हम कई बार इन चीज़ों का विरोध करते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है 8 घंटे काम करेंगे तो ऐसी स्थिति में तनख्वाह के साथ साथ जो बेहतर चीज़ मिल सकती है वो करेंगे। 12 घंटे काम करेंगे तो लग्जरी लाइफ जिएंगे, उससे ज़्यादा काम करेंगे तो दुनिया पे शासन करेंगे। साथियों, अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी जिंदगी के बहाने बहुत हैं, दरे गैर पर भीख ना मांगो फन की जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। तो हिंदी की हम तो चाह रहे हैं बहुत सुने, आपको भी, राजेश कुमार साहब को भी, लेकिन समय का अपना अभाव है, समय की अपनी मर्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं प्रोफेसर संजय जैन सर से निवेदन करूंगा कि आप मोमेंटो प्रेजेंट करके सर का सम्मान करें। जी जी जी, मैंने ये कहा कि सर का सम्मान करें, लेकिन ये भेंट करके सर हम स्वयं सम्मानित महसूस कर रहे हैं। शीतल जी हमारे छोटे भाई की तरह हैं और महाविद्यालय के लिए इनका हमेशा समर्पण भाव रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। और मधु जी, एक बात मुझे भी कहनी थी आपसे कि जब तक हिंदी के लिए 2 दबाते रहोगे तब तक जो है ना, हम जो है ना, मोदी जी का जो दूसरा संकल्प है ना, उससे दूर नहीं हो पाएंगे, गुलामी की। हाँ, तो वो, हाँ, तो जब तक एक नहीं दबेगा ना हिंदी के लिए, तब तक हालात बद से बदतर ही रहेंगे। आपने देखा होगा G20 समिट जब यहाँ हुआ था, उसमें लगभग 4000 ट्रांसलेटर मौजूद थे, और वो 4000 ट्रांसलेटर हिंदी, इंग्लिश और उस देश की भाषा, 3 भाषा जानते थे कम से कम, और पूरे हर एक जो राजनीति था उसके साथ खड़ा था। तो अनुवाद का जो डिप्लोमा चल रहा है आज की तारीख में, वो इतना बेहतर उन लोगों को काम आया कि बहुत बढ़िया तरीके से उनको अच्छा पैसा उस समय उपलब्ध हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि इच्छा है और सुनते रहें हम आपको, लेकिन समय की मर्यादा है। अब साथियों, कुछ हम अपने विद्यार्थियों को बुलाना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, आइए प्लीज़ आइए। हाँ जी, हाँ जी, शायद मोहन सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हम लोगों को संबोधित करना चाह रहे हैं। आप सभी को एक बार फिर नमस्कार। और ये जितने भी प्रोग्राम होते हैं, आप इनको कितना भी परफेक्टली प्लान कर लीजिए, फिर भी शिफ्ट रहता है। जो प्रेजेंटेशन देते हैं उनकी भी लिमिटेशन होती हैं, और जो होस्ट करते हैं उनकी भी लिमिटेशन रहती हैं। सो वी हैव 2 more speakers. One is from Manchester, England, and one is from किंग ऑफ बहरीन। तो अभी राजेश सर का लेक्चर चल रहा था, अभी शीतल साहब का चल रहा था, और दोनों ही बहुत अच्छा बोले। समय की सीमा रहती है, और इतना कि मतलब आनंद आ रहा था, लगा कि और बोलते रहिए, नई नई चीज़ें।
क्योंकि कई बार हम एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते हैं लेकिन पूरी तरह से इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं। टेक्निकली शीतल साहब को मैंने पहली बार सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो हमारे 2 स्पीकर थे, फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अपनी रिकॉर्डिंग मेरे को भेज दीजिए, आप लाइव आ जाइए। तो आपकी परमिशन से उनकी रिकॉर्डिंग को मैं चला देता हूँ, क्योंकि कल भी हमारे ऊपर खूब सारा प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उनका ले लेते हैं, डॉक्टर विनीता जानू का ले लेते हैं, मैनचेस्टर इंग्लैंड से, है ना। प्लीज़ इसके लिए क्या आपने लैपटॉप से चल रहा है रिकॉर्डिंग यहाँ चला दीजिए प्लीज। डॉक्टर विनीता जानू, आप ट्रेफर्ड एंड स्टॉकपोर्ट कॉलेज ग्रुप मैनचेस्टर इंग्लैंड से हम लोगों को संबोधित करेंगे। और दूसरे स्पीकर हैं प्रियंका एनके, जो एचओडी साइंस डिपार्टमेंट है किंगडम ऑफ बहरीन से। आर वी हैविंग एनी प्रॉब्लम सर?